Okay, good morning. Today we are going to discuss a new topic, that is epithalamus. That is epithalamus. Okay. दोबारा से एक बार बता देता हूँ, जब हमने ब्रेन पढ़ा था, ठीक है, जब हमने ब्रेन पढ़ा था तो ब्रेन में हमने दो पार्ट पढ़े थे। एक तो ये कॉर्नर वाला जिसको कॉर्टेक्स बोला था, या ये पूरा का पूरा पार्ट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, या हम ये कह सकते हैं हमने पढ़ा था ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, सेरिब्रम कहलाता है। सेरिब्रम के दो पार्ट होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स मतलब होती है कवरिंग, ठीक है, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल ग्लैंड में भी कवरिंग को क्या बोलते हैं, तो इसकी कवरिंग ये वाला जो पार्ट होता है एक ग्रे मैटर का बना था जिसको हमने बोला था सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्लियर है। बीच वाला पार्ट वाइट मैटर का बना था जिसको हमने बोला था डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में हमने अलग अलग तरीके के थैलेमस पढ़े थे। सबसे ऊपर एपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस और एक लास्ट थैलेमस पढ़ा था सबथैलेमस। तो ये 5 टाइप के थैलेमस यहाँ तक ख़त्म थे, मतलब यहाँ कहीं पे जहाँ से हमारा मिड ब्रेन स्टार्ट हो रहा था यहाँ कहीं पे हमारा थैलेमस ख़त्म हो रहा था या डायनसेफेलॉन ख़त्म हो रहा था, क्योंकि ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, डायनसेफेलॉन के पार्ट हैं। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं एपीथैलेमस के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं, सारे थैलेमस नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट थैलेमस हमने पढ़ लिया था और आज पढ़ रहे हैं एपीथैलेमस। सबसे पहले एपीथैलेमस के बारे में ख़ास बात क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले लोकेशन ही आती है हर कहीं पे, तो आपको पता है कहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये, सुपीरियरली एंड क्या, पोस्टीरियरली टू द थैलेमस। क्लियर हो गया इतना। एपी का मतलब ऊपर है, ठीक है, तो ऊपर तो होगा, एपीथैलेमस है तो सुपीरियर होगा। सुपीरियर मतलब सपोज ये डायनसेफेलॉन था, यहाँ कहीं पे हमारा थैलेमस था, ये इसके ऊपर तो होगा लेकिन पीछे की तरफ होगा, पोस्टीरियर एंड पे होगा, तो ये कहलाएगा हमारा एपीथैलेमस। लोकेशन क्लियर हो गई, ठीक है। ये बाहर से कॉर्टेक्स है इसके, ग्रे मैटर का बना हुआ। ये सारे पार्ट एपीथैलेमस किससे बना हुआ है, वाइट मैटर हमने पढ़ा था। इनमें कहीं कहीं स्कैटर्ड मासेस रहते हैं, उनको हमने न्यूक्लियाई बोला था। और अगर ऐसे ही वाइट मैटर के स्कैटर्ड पार्ट मिले हमें ग्रे मैटर के अंदर, तो उसको हमने ट्रैक्ट बोला था, मतलब वाइट मैटर का पार्ट को हमने ट्रैक्ट बोला था। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर था कि एपीथैलेमस थैलेमस का पार्ट है, मतलब जो डायनसेफेलॉन है उसका पार्ट है, और सबसे ऊपर रहता है पोस्टीरियर एंड पे। कहाँ पे, पोस्टीरियर टू द थैलेमस। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। सपोज अब ये मैं पूरा का पूरा क्या बना रहा हूँ, एपीथैलेमस बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, एपीथैलेमस। तो इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक तो आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, हैबीन्यूलर। अगर ये आपके लिए नया वर्ड है तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो होता है इसमें हैबीन्यूलर, किसमें, ये पूरा का पूरा क्या है, ये हम एपीथैलेमस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एपीथैलेमस में एक तो होता है हैबीन्यूलर और एक और न्यूक्लियाई होता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको हम, बहुत इम्पोर्टेंट जो आपने पढ़ा है अभी तक, पीनियल ग्लैंड। तो आपको समझ में आ गया होगा पीनियल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड रहती है, एपीथैलेमस का। या हम ये कह सकते हैं इसमें दो तरीके के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने न्यूक्लियाई और ट्रैक्ट्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ठीक है। हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई और पीनियल ग्लैंड, ये दोनों क्या हैं, एक तरीके के न्यूक्लियाई हैं। और आपको पता होगा, जिसने लास्ट वाले चैप्टर पढ़े हैं उनको पता है कि न्यूक्लियाई क्या है, ठीक है। आप आंसर कर सकते हैं अगर आपका मन करे, वैसे तो आप लोग कम आंसर करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, एक मोटिवेटेड रहता है टीचर कि हाँ कोई तो पढ़ रहा है पूरा लेक्चर, कोई तो देख रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई और ट्रैक्ट अगर आपको पता है तो आप बताएं, नहीं पता है तो इसका मतलब ये है कि पीछे के लेक्चर्स हमने नहीं पढ़े। क्लियर हो गया, ठीक है। उससे मुझे कंफर्म हो जाएगा। 3 या 4 बच्चे जो रेगुलर आंसर करते हैं उनका आंसर आएगा, वो तो मुझे पता है, लेकिन बाकी बच्चे भी ट्राई करें जो यहाँ तक लेक्चर को देख रहे हैं और पूरा देखें। तो मैंने बोला एपीथैलेमस के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिनका नाम है हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई और पीनियल ग्लैंड। अब दोनों का फंक्शन अलग अलग है। क्या क्या फंक्शन है,
अब जो हैवी न्यूलर के बारे में आपको मैंने बोला, क्या बोला, हैवी न्यूलर के बारे में मैंने आपको बोला कि हैवी न्यूलर जो न्यूक्लियाई होता है उसका फंक्शन क्या है। तो हैवी न्यूलर का फंक्शन जो होता है वो होता है आपका, एक तो ये इमोशन में दूसरा वाला पार्ट कौन सा हेल्प करता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है इमोशन के लिए, लिम्बिक सिस्टम, डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। एक तो हैवी न्यूरल न्यूक्लियाई भी इमोशन में हेल्प करता है, ठीक है, इमोशनल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हैवी न्यूरल। मैंने ऐसा नहीं बोला कि केवल हैवी न्यूरल है, लेकिन ये इमोशन में हेल्प भी करता है। दूसरा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो आपका ऑल्फैक्शन है, ठीक है। ऑल्फैक्शन मतलब जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कौन सा पार्ट, हैवी न्यूलर पार्ट। क्लियर हो गया। इससे सिंपल शायद मैं नहीं कर पाऊँ, या अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। अगली बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। ये सबको पता होगा, ये एक सीक्रेशन करती है जिसका नाम आप सभी को पता है, मेलाटोनिन। क्या है, मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, मेलाटोनिन, जिसका काम है आपकी जो स्लीप एंड वेकअप साइकिल है उसको मेंटेन करने का काम किसका है, पीनियल ग्लैंड का काम है। क्लियर हो गई जी इतनी बात, ठीक है। तो इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखना। क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल क्लॉक। अब बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज़ आपकी नींद अपने आप ही 6 बजे 7 बजे या आपका जो भी उठने का पर्टिकुलर टाइम है उसी टाइम पे खुलती है, तो वो किसकी वजह से है, मेलाटोनिन या फिर हमारे पीनियल ग्लैंड की वजह से है, जो आपके स्लीप और वेकअप साइकिल को मेंटेन करता है। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे तक सोए रहते हो या 10 दिन तक सोए रहते हो या 6 महीने तक सोए रहते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप 2-4 महीने तक उठे रह सकते हो उसके बाद सो लेंगे 6 महीने। तो इन दोनों को जो बैलेंस करके रखता है वो कौन सी है, पीनियल ग्लैंड। तो एपिथैलेमस के बारे में अगर आपको इतना आता है तो मोर देन इनफ है। क्वेश्चन केवल हैवी न्यूरल से और पीनियल ग्लैंड से ही आएंगे। इनकी सिचुएशन, इनकी लोकेशन और इनका फंक्शन पूछा जा सकता है। क्लियर है, एग्जाम में इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा एपिथैलेमस के बारे में। मेटाथैलेमस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वैसे नहीं करना था लेकिन कुछ बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, उनके लिए फिर बताने का मन करता है, ठीक है। तो मेटाथैलेमस। दूसरी बात, आपको एक और चीज़ बता दूं, किसी भी स्कूल में, अगर आप नर्सिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉलेज में, अगर आप नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ये नोट्स शायद ही बताए जाएं या इनसे कम। तो अगर इतना बताया भी जाएगा, जितना बताया जाएगा उससे ज़्यादा ही हो सकता है, कम कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है, जितना आप कहीं पे भी सीख सकते हैं उतना आपको वीडियोस के थ्रू मिल जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जितनी इससे पहले कि यूट्यूब से हट जाएं, सारे लेक्चर्स एक बार देख लेने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। अगली बात कर रहे हैं हम मेटाथैलेमस की। तो मेटाथैलेमस को हमने बोला था, चौथा 5वां पार्ट था डायनसेफेलॉन का, ठीक है। डायनसेफेलॉन क्या था, मिड वाला पार्ट था सेरिब्रम का। तो मेटाथैलेमस क्या होता है, तो मेटाथैलेमस क्या है, मेटाथैलेमस में भी 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। कितने न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई। अब ये 2 न्यूक्लियाई कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मीडियल जेनिकुलेटेड बॉडी और एक होता है लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी। तो ये 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं किसमें, मेटाथैलेमस में। ये पूछा जा सकता है कि जेनिकुलेटेड बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है और कितने न्यूक्लियाई होते हैं। तो 2 न्यूक्लियाई हैं, एक तो मीडियल साइड पे है तो उसको हमने बोल दिया क्या, सपोज ये आपका क्या है, मेटाथैलेमस है। तो मेटाथैलेमस का ये लेटरल वाला जो भी पार्ट है, मतलब ये साइड वाला जो भी पार्ट है, ये किसका बना हुआ है, मीडियल जेनिकुलेटेड बॉडी का, ठीक है, सॉरी लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी का। और जो मिडिल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला किसका बना हुआ है, मीडियल जेनिकुलेटेड बॉडी का। तो ये 2 पार्ट होते हैं किसके, मेटाथैलेमस के। हमने पढ़ लिया 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं और वो 2 पार्ट ये हैं। अब इनका फंक्शन भी होता होगा कुछ ना कुछ।
ठीक है। तो मेटाथैलेमस में जो मेडियल जेनिकुलेटेड बॉडी है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में बता सकता हूँ, वैसे बहुत लंबी हो जाएगी, तो सिंपल सा इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका काम आप याद रख सकते हैं, सिंपल सा, रिसीव इंफॉर्मेशंस ऑफ ऑडिटरी सिस्टम। जो भी ऑडिटरी सिस्टम है वहाँ से जितने भी इम्पल्सेस आ रहे हैं, रिसीव इंफॉर्मेशन, या फिर मैं इनको इम्पल्सेस भी कह सकता हूँ, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, जो मैसेज आ रहा है, और सुनाई देने वाला जो भी मैसेज आ रहा है, ऑडिटरी वाला जो भी मैसेज आ रहा है, वो मीडियल का पार्ट है। ये बात आप याद रख लेना, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज करेगा क्या एग्जामिनर कि मेटाथैलेमस, एग्जामिनर बोले तो स्कूल का, कॉलेज का, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का नहीं, किसका एग्जामिनर कर सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जा सकता है कि मीडियल जेनिकुलेटेड बॉडी द पार्ट ऑफ मेटाथैलेमस, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज मीडियल जेनिकुलेटेड बॉडी किस से मतलब क्या होता है या इसका क्या फंक्शन है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको सुनाई देने में हेल्प करता है, ये ऑडिटरी सिस्टम में हेल्प करता है मीडियल जेनिकुलेटेड बॉडी, ठीक है। तो मेटाथैलेमस के बारे में आपने बस दो चीज़ें याद रखनी है, मीडियल जेनिकुलेटेड बॉडी, या इसको मैं शॉर्टकट में MGB भी बोल सकता हूँ, आप याद रख सकते हैं इससे भी। अगला आता है लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी। तो लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी का सिंपल सा मतलब है, लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी अप्रॉक्सीमेटली आपके पोस्टीरियर लोब की साइड को होती है, और पोस्टीरियर लोब पे कौन सा लोब है, ऑक्सीपुट लोब है, और ऑक्सीपुट लोब पे हमने पढ़ा था कि विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो भी विज़न की इम्पल्सेस हैं उनको रिसीव करता है आपका लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी। क्लियर हो गया इतना? तो रिसीव करता है विज़न के इम्पल्सेस को लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी, और मीडियल जेनिकुलेटेड बॉडी ऑडिटरी सिस्टम या ऑडिटरी मैसेज को रिसीव करता है। तो ये बातें हो गई हमारे एपिथैलेमस और थैलेमस के बारे में जो इम्पोर्टेंट थी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक बार आपको फटाफट से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है। तो पहले हमने एपिथैलेमस पढ़ा, सबसे ऊपर थैलेमस के अगर कोई भी पूछे तो ऊपर की साइड और पीछे की तरफ होता है एपिथैलेमस। दो चीज़ों का, दो न्यूक्लियाई होते हैं इसमें, कौन कौन से होते हैं? एक तो हमने बोला था पीनियल ग्लैंड, ठीक है, जिसका काम है मेलाटोनिन को सीक्रेट करना, जो कि क्या करता है, स्लीप एंड वेकअप साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिसको हमने बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी जिसको बोला जाता है स्लीप एंड वेकअप साइकिल को, ठीक है। तो उसको मेंटेन करता है हमारा कौन सा, पीनियल ग्लैंड। दूसरा एपिथैलेमस का पार्ट था क्या, हेबीन्यूलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये दोनों ही न्यूक्लियाई है, पीनियल ग्लैंड भी एक न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो हेबीन्यूलर न्यूक्लियाई का क्या फंक्शन था, ये भी आपने पढ़ लिया था कि हेबीन्यूलर का क्या काम था, कुछ काम नहीं था। एक तो ऑल्फैक्शन में या स्मेल भी बोलते हैं ना, ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करती है, स्मेल करती है, तो इस स्मेल में, और दूसरा इमोशन में, यहाँ पे इनका वर्क था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो अगर आपको याद करना है इनको, ठीक है, तो आप जब भी एपिथैलेमस लिखना, अगर आप नोट्स बना रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं बना रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं, पीनियल ग्लैंड प्लस हेबीन्यूलर न्यूक्लियाई से मिलके बनता है एपिथैलेमस। दूसरी हमने बात करी मेटाथैलेमस की, ठीक है। तो मेटा की बात करी, तो मेटा हमने बोला कहाँ से होता है, थैलेमस के नीचे सिचुएटेड होता है, अगर लोकेशन पूछे तो कोई इन्फीरियर टू द थैलेमस, ठीक हो गया। और यहाँ सपोज यहाँ पे थैलेमस है, ठीक है, तो यहाँ पे होता है मेटाथैलेमस और इसके नीचे होता है सब थैलेमस। तो आप ये बोल सकते हैं सब थैलेमस के ऊपर लेकिन थैलेमस के नीचे जो प्रेजेंट है उसको हमने बोला मेटाथैलेमस। क्लियर हो गया? तो मेटाथैलेमस में हमने दो चीज़ें बोली थी, एक तो बोला हमने, क्या बोला, दो न्यूक्लियाई इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कौन सा, मीडियल जेनिकुलेटेड बॉडी, और एक था लैटेरल जेनिकुलेटेड बॉडी, ठीक है, जेनिकुलेटेड बॉडी। तो मीडियल वाले का हमने सीधे बोला था ऑडिटरी फंक्शन में यूज़ होता है, और हमने लेटरल वाले को सीधे बोल दिया था विज़न के इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं।
मैंने ये नहीं बोला केवल यही रिसीव करते हैं, मैंने ये बोला कि ये दोनों भी हेल्प करते हैं किसमें, ऑडिटरी फंक्शन में और विज़न में। ठीक है, एग्जैक्टली ये दोनों ही नहीं करते, और बहुत सारे ऑर्गन हैं जो हेल्प करते हैं हमारे को ऑडिटरी फंक्शन में और विज़न में। क्लियर हो गया जी इतना? ठीक है, आज हमने एक और बात करी थी कि हम मिड ब्रेन को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा सेरिब्रम कंप्लीट हो गया, या फिर जो हमने फोर ब्रेन पढ़ा था वो कंप्लीट हो गया। दोबारा से मैं एक बार यहाँ पे हल्का सा डायग्राम बना के आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमने क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया है, क्योंकि यहाँ तक हमारा मेटाथैलेमस था और इसके नीचे सबथैलेमस था, जो कि पार्ट किसके थे, डायनसेफेलॉन के। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिड ब्रेन का ये सब कुछ किसका पार्ट था, फोर ब्रेन का पार्ट था भैया। प्रोजेंसेफेलॉन जिसका नाम दिया था हमने फर्स्ट लेक्चर में, फोर ब्रेन भी बोला था उसको या प्रोजेंसेफेलॉन भी बोला था। तो प्रोजेंसेफेलॉन में दो ही चीज़ें थी, एक तो था सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एक था डायनसेफेलॉन। अब जहाँ पे डायनसेफेलॉन सपोज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से, ठीक वहीं से मिड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मिड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। और मैं ये कह सकता हूँ जहाँ से मिड ब्रेन स्टार्ट होता है, अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने, वेंट्रिकल्स पढ़े थे। तो एक वेंट्रिकल तो यहाँ से इस तरीके से आते थे, लेटरल वेंट्रिकल दोनों इस तरीके से आते थे। ठीक है, अब जो लेटरल वेंट्रिकल आते थे, तो लेटरल वेंट्रिकल जहाँ से ये कुछ क्या था, थर्ड वेंट्रिकल के बाद फिर ये थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे कुछ था ऐसे, और उसके बाद क्या था, सेरिब्रल एक्वेडक्ट था जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ता है। तो मेरा कहने का, मैं समझाने का सिंपल सा इतना मतलब है कि जो आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के अंदर ही आपका सेरिब्रल एक्वेडक्ट भी होता है, जो कि आपके यहाँ का क्या था, यहाँ पे एक वेंट्रिकल था थर्ड वेंट्रिकल, जो कि फोर्थ वाला या मतलब लेटरल वाला इसमें आ रहा था। और फिर ये थर्ड वाला जो वेंट्रिकल था ये किससे जुड़ रहा था, एक पाइप से जुड़ रहा था। इस पाइप या केनाल को हमने बोला था, क्या बोला था इसको, सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोला था। क्या बोला था, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। क्लियर हो गया? तो सेरिब्रल एक्वेडक्ट को कंसिस्ट करता है क्या, हमारा मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन का ही हमने नाम बोला था। मिड ब्रेन जब हम पढ़ रहे थे हमने इसका एक नाम रखा था, हमने मतलब पहले से रखा हुआ है मेसेनसेफेलॉन। ठीक है, तो मेसेनसेफेलॉन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि ये एक्सटेंट कहाँ से होता है, तो आपको पता लग गया होगा, इट एक्सटेंट फ्रॉम। ठीक है, अगर नीचे की साइड से बोलूं तो यहाँ पे पॉन्स आ जाता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ एक्सटेंट फ्रॉम, आप कहीं से भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि एक्सटेंट फ्रॉम डायनसेफेलॉन टू द पॉन्स, या ये भी लिख सकते हो कि पॉन्स से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है आपका, पॉन्स टू डायनसेफेलॉन। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर किससे जुड़ रहा है, डायनसेफेलॉन से जुड़ रहा है, और नीचे किससे कनेक्ट हो रहा है, वो हो रहा है आपके पॉन्स से। क्लियर हो गया? तो मिड ब्रेन ये वाला पार्ट है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट जिसके अंदर रहता है, और जो कनेक्ट होता है नीचे की साइड पॉन्स से, ऊपर की साइड डायनसेफेलॉन से। क्लियर हो गया? ठीक है, खास बात क्या है इसके बारे में, तो खास बात यह है कि इसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर ही होती है, 2.5 सेंटीमीटर का होता है, बहुत छोटा सा मिड ब्रेन होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर का। क्लियर हो गया? ठीक है, अब जो मिड ब्रेन बना हुआ है, तो हमने दो वर्ड की बात हम बार बार कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रैक्ट और न्यूक्लियाई दोनों वर्ड पहले से समझाए हुए हैं। ठीक है, तो ट्रैक्ट और न्यूक्लियाई दोनों चीज़ों का बना होता है, दोनों ही इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ट्रैक्ट और न्यूक्लियाई किसको बनाने में, मिड ब्रेन। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मिड ब्रेन में ट्रैक्ट और न्यूक्लियाई दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस मिड ब्रेन को, अगर आपको समझ में आ गया है, तो मिड ब्रेन को मैं कुछ यहाँ पे ऐसे करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, सपोज ये एंटीरियर वाला पार्ट है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, एंटीरियर वाला पार्ट है ये वाला। ठीक है, तो एंटीरियर वाले पार्ट को मैंने एक नाम दिया जिसका नाम है क्या, जिसमें होते हैं लार्ज नंबर ऑफ ट्रैक्ट, मतलब इसमें बहुत सारे ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ट्रैक्ट से मिलके बना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इस एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन जो कि ट्रैक्ट का बना हुआ है, इसको हमने एक नाम दिया। क्या नाम दिया इसको, भले ही ये नीचे की तरफ आ गया लेकिन आगे की तरफ है ये, तो इसका हमने नाम दिया क्या,
प्यूडेंकल, ठीक है। तो सेरिब्रल प्यूडेंकल इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन एंटीरियर साइड दैट इज मेड अप ऑफ ट्रैक्ट। तो ट्रैक्ट का बना हुआ होता है। ट्रैक्ट क्या है ये आपको आंसर करना है, और न्यूक्लियाई क्या है ये आपको आंसर देना है। तो ट्रैक्ट किसका पार्ट है भैया? मिड ब्रेन का पार्ट है जो आगे की तरफ होता है, और सेरिब्रल प्यूडेंकल इसका नाम कहते हैं हम। एंटीरियर पार्ट इज अ सेरिब्रल प्यूडेंकल, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहाँ पे अगर नोट्स बना रहे हैं तो MIP लिख देना वहाँ पे सेरिब्रल प्यूडेंकल। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक हो गया। अब बात करते हैं पोस्टीरियर को क्या बोलेंगे। ये है इसका पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। अब इसको मैं हटा रहा हूँ। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन क्या कहलाएगा, ठीक है। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन जो कहलाएगा उसका नाम होता है TEC, टेक्टम। क्या कहलाता है? पोस्टीरियर पार्ट टेक्टम। क्लियर हो गया आपका? ठीक है। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन इज टेक्टम। अब इस टेक्टम की खास बात क्या है? इस टेक्टम की खास बात क्या है? देयर आर 4 राउंड एलिवेशंस प्रेजेंट इन द टेक्टम। देयर आर 4 राउंड एलिवेशन, कुछ एलिवेटेड पार्ट रहते हैं पोस्टीरियर वाले, जो कि जिसको हमने टेक्टम बोला। तो मैं सीधे ये बोल सकता हूँ कि टेक्टम वाले पार्ट में 4 राउंड क्या रहते हैं? एलिवेशन रहते हैं, जिनको हमने एक नाम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, कोलिक्यूलाई। क्या बोला हमने इनको? कोलिक्यूलाई। कोलिक्यूलाई इज द नेम ऑफ these 4 round elevation that present in the tectum। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार बना के लिख सकते हैं, या इसको ब्रॉड आप जो हाइलाइटर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने बोला किसको? अब हमने बोला कि पोस्टीरियर पार्ट में 4 टेक्टम होते हैं। अब ये टेक्टम भी आपको दिख रहे होंगे, 2 तो सुपीरियरली हैं, 2 इन्फीरियरली हैं। क्या है? 2 सुपीरियरली हैं, 2 इन्फीरियरली हैं। तो सबसे पहले अब इनका काम भी देख लेते हैं। जो 2 ऊपर वाले कोलिक्यूलाई हैं, क्या है? जो सुपीरियर कोलिक्यूलाई हैं उनका काम क्या है? सुपीरियर कोलिक्यूलाई। पहली बात मैं ये बता दूं आपको, कभी भी आप एक टाइम पे अगर वीडियो को देखते हैं तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं। 2 बार 3 बार आप वीडियो को उसी टाइम पे देख लें, और एक बार जब आप नोट्स बना रहे हैं या उसी टाइम पे नोट्स बना रहे हैं तो पहले वीडियो को 1-2 बार देख लें, उसके बाद बनाएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दीज आर द 2 राउंड एलिवेशन सुपीरियर टू द सुपीरियर एलिवेशन प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द, ये क्या है? मिड ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में 2 राउंड एलिवेशन है। एलिवेशन से चारों एलिवेशन को हमने कोलिक्यूलाई नाम दिया था। अब ऊपर वालों को हम सुपीरियर कोलिक्यूलाई नाम देते हैं। अब ये सुपीरियर कोलिक्यूलाई का काम क्या है? तो आपको मैं बता दूं, जो आपका एक्सट्रेंसिक ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, एक्सट्रेंसिक ऑक्यूलर मसल्स होती हैं। एक्सटेंसिक ऑक्यूलर मसल्स मतलब जैसे आपकी जो आई मूव करती है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो मैं सीधे ये लिख सकता हूँ कि स्कैन करता है। स्कैन किसको करता है? मूविंग ऑब्जेक्ट को। मूविंग ऑब्जेक्ट जब कोई भी, जैसे सपोज मैंने ये मार्कर घुमाया कुछ ऐसे और मेरी आइज़ भी यहाँ को घूम रही हैं, तो इसके लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है? एक्सट्रेंसिक ऑक्यूलर मसल्स, आँख की। और दूसरा काम है इसका स्कैन करने का ही, किसको? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। या मैं ये कह सकता हूँ जब हम रीडिंग करते हैं, सीधे सिंपल भाषा में रीडिंग, तो रीड करते टाइम पे जो आपके आँख की मूवमेंट होती है ना इधर उधर, तो मतलब सिंपल सा आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, जो सुपीरियर कोलिक्यूलाई है मिड ब्रेन का, वो आपके आँख के ऑक्यूलर मसल्स को कंट्रोल करता है। क्लियर है? तो जिसका दोनों काम है, मूविंग ऑब्जेक्ट के टाइम पे और रीडिंग जब आप पढ़ रहे होते हैं, उन दोनों के टाइम पे ये काम करता है, ठीक है। अब हमने बोला था 2 इन्फीरियर भी है, इन्फीरियर कोलिक्यूलाई, इनका क्या काम है भैया? इन्फीरियर कोलिक्यूलाई का क्या काम है? तो इन्फीरियर कोलिक्यूलाई किस काम में आती है, यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आप सिंपल सा इसमें ज़्यादा ना समझते हुए केवल फॉर हियरिंग लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको सुनाई देने के काम आती है, जबकि ये आपके आई पे काम करती है। ऊपर वाली जो कोलिक्यूलाई है वो आई पे काम करती है, और जो नीचे वाली कोलिक्यूलाई है वो काम करती है हियरिंग के लिए। क्लियर हो गया इतना? ठीक है।
अब एक और चीज़ है, जो नीचे वाली कोलिक्यूलाई हैं, जो नीचे वाली कोलिक्यूलाई हैं जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये नीचे वाली, एक रिफ्लेक्स सुना होगा आपने, स्टार्टल रिफ्लेक्स, उस रिफ्लेक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कौन सी, इन्फीरियर कोलिक्यूलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर अगर क्वेश्चन आता है तो फिर वो हो सकता है एमबीबीएस का ही पेपर हो, या फिर पीजीवीजी, एमबीबीएस का भी, पीएमटी का भी, पीजी का पेपर हो, अगर मेडिकल का भी पीजी का पेपर हो, इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, और नर्सिंग में यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है, तभी हमने इन्वॉल्व किया है। तो स्टार्टल रिफ्लेक्स क्या होता है, किसी को पता हो तो वो बता सकता है, अगर कुछ और हो तो। स्टार्टल रिफ्लेक्स क्या है, अगर एक न्यूबॉर्न है, जब आप क्या करते हो, लाउड वॉइस निकालते हो, ठीक है, लाउड वॉइस में बात करते हो वहाँ पे, या चिल्लाते हो बहुत ज़्यादा, तो न्यूबॉर्न क्या करता है, न्यूबॉर्न में एक तो होता है अडक्शन। क्या होता है अडक्शन, मतलब उसके हाथ बॉडी की साइड को आ जाते हैं। अडक्शन अबडक्शन आपको पता होगा, अडक्शन होता है, दूसरा फ्लेक्शन होता है, और तीसरा क्या चीज़ होती है, उसके जो हैंड है क्लेंस्ड हो जाते हैं, क्लेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो सपोज, वैसे मेरे को पता नहीं है कैसे हो गए, चलो ठीक है, सिंपल सा, अगर कोई न्यूबॉर्न है तो क्या होगा, सबसे पहले उसके हाथ यहाँ पे उसके बाजू में आ जाएंगे, ठीक है, अडक्ट बॉडी की साइड को आ जाएंगे, फिर उसका हैंड फ्लेक्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और जो उसके ये है क्लिंस्ड रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। तो अडक्शन होगा, फ्लेक्शन होगा, और हैंड जो है ये पाम क्या रहेगा, क्लिंस्ड रहेगा, ठीक है, मुट्ठी बंधी हुई ऐसे रहेगी। तो जब भी आप वॉइस करेंगे या एग्जामिनर वॉइस करेगा, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चे में स्टार्टल रिफ्लेक्स है, प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उस टाइम पे हम लाउड वॉइस करते हैं बच्चे के पास में, तो उससे क्या होता है, एक तो बच्चा अडक्शन करता है, फ्लेक्शन करता है, और हैंड उसके क्लेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी स्टार्टल रिफ्लेक्स के लिए भी ये अब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है, ये स्टार्टल रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए भी, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टार्टल रिफ्लेक्स के लिए, वो भी क्या है आपका, इन्फीरियर कोलिक्यूलाई है, जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गया इतनी बात आपको, ठीक है। तो ये हमने मिड ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आप भूल रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो मिड ब्रेन के बारे में। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। मिड ब्रेन के बारे में एक खास बात ये है कि मिड ब्रेन में भी बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, सेवरल न्यूक्लियाई। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, किसमें, मिड ब्रेन में। अभी हमने बोला था दोनों प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई भी, ट्रैक्ट भी, तो बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट क्या वर्ड सुना होगा आपने, सबस्टेंशिया निग्रा। पार्ट ऑफ किसका है ये, मिड ब्रेन में आपको लेफ्ट और राइट न्यूक्लियाई मिल जाएंगे। उन न्यूक्लिया में बहुत सारे न्यूक्लियाई मिलेंगे, उसमें से कुछ लेफ्ट पे होते हैं, कुछ राइट पे होते हैं, और वहाँ पे एक पार्ट होता है सबस्टेंशिया निग्रा। तो अब इनकी बात कर लेते हैं कि ये लेफ्ट और राइट का काम क्या है। पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, इस निग्रा और सबस्टेंशिया निग्रा, न्यूक्लियाई, जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये क्या है, न्यूरॉन है। सिंपल सा आप न्यूरॉन कह सकते हैं इनको, ठीक है, न्यूरॉन का पार्ट ही तो है। अरे ये सपोज आपका ये था, और ये आपका एक्सॉन वाला पार्ट था, ये आपका सेल बॉडी वाला पार्ट था। तो सेल बॉडी वाला जो पार्ट है उसको आपने न्यूक्लियाई बोल दिया था, या जो भी बोला था आपको पता होगा, और एक्सॉन वाले पार्ट को आपने ट्रैक्ट बोल दिया था। क्लियर है। तो मैं ये कह सकता हूँ, हम जब भी न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, एक तरीके के न्यूरॉन है, ठीक है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है ये लेफ्ट और राइट सबस्टेंशिया निग्रा, बहुत जगह पे आप पढ़ते हैं इसको, क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपने एक न्यूरोट्रांसमीटर सुना होगा, डोपामाइन का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है बच्चों, लेफ्ट एंड राइट सबस्टेंशिया निग्रा करता है, ठीक है। अब डोपामाइन का प्रोडक्शन लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है इसके बारे में, दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जब शुरू होता है तो कहाँ से शुरू होता है। सपोज ये मिड ब्रेन था, ये मिड ब्रेन था, ये आपका सेरिब्रम था, कुछ इस तरीके से। तो ये मिड ब्रेन से शुरू होता है, और आपका जहाँ पे बेसल गैंग्लिया वाला पार्ट है ना, जो हमारा न्यूरॉन शुरू होगा, वो होगा तो कहाँ से शुरू, मिड ब्रेन से, और कहाँ तक जाएगा,
जहाँ पे बेसल गैंग्लिया पढ़ा था हमने। बेसल गैंग्लिया क्या है, पढ़ा है आपने लास्ट लेक्चर्स में, देख सकते हैं दोबारा बेसल गैंग्लिया क्या है। तो हमने सिंपल सा बेसल गैंग्लिया के बारे में पढ़ा था कि वो मोटर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो मोटर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लेफ़्ट और राइट सबस्टेंशिया निग्रा है वो भी क्या करता है, जो न्यूरॉन है वो भी क्या करता है, एक तो डोपामिन का प्रोडक्शन करता है और मोटर फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, मिड ब्रेन टू बेसल गैंग्लिया। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। अगला एक और वर्ड सुनेंगे आप यहाँ पे, सबस्टेंशिया निग्रा के अलावा मिड ब्रेन में आप एक वर्ड सुनेंगे, रेड न्यूक्लियाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, रेड न्यूक्लियाई, ठीक है। कुछ नहीं होता, ये न्यूक्लियाई को रेड इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रिच ब्लड सप्लाई में लिख सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो रिच ब्लड सप्लाई होने की वजह से रेड न्यूक्लियाई बोल देते हैं। अब ये रेड न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर क्यों है, क्योंकि ये रेड न्यूक्लियाई ही ऐसा है जो आपका किसको कनेक्ट करता है, सेरिबेलम को। यहाँ तो ये सेरिबेलम को कनेक्ट करता है और ऊपर जाके किसको कनेक्ट करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट करता है। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। तो इतनी बात आपको रेड न्यूक्लियाई के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका काम भी वही है, आपके जो भी मस्कुलर मूवमेंट है, अगर काम पूछे जाए तो जो भी आपके मस्कुलर मूवमेंट है, रेड न्यूक्लियाई का अगर फंक्शन पूछा जाए तो जितने भी आपके मस्कुलर मूवमेंट हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेड न्यूक्लियाई। क्लियर है, मसल्स पे आपके काम करता है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब लास्ट बात जो मिड ब्रेन के बारे में है वो क्या है, इससे आपकी जो थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। नाम क्या है थर्ड वाले का, ऑक्यूलोमोटर, और फोर्थ वाली का क्या है, ट्रॉक्लियर। ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एम्स नागपुर और एम्स पटना में किसी दो में से एक एग्ज़ाम में आप लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो उनमें से पूछा हुआ है कि आपका जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन से कौन से दो क्रेनियल नर्व निकलते हैं, या 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। और पूछा जाएगा कि मिड ब्रेन से इनमें से कौन सी नर्व निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं आपको सारे कौन सा नर्व, कौन सा क्रेनियल नर्व कौन से पार्ट से निकल रहा है ब्रेन के, उसके बारे में डीप में आगे बताऊँगा जब हम PNS की बात करेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो हमने ब्रेन के पार्ट चल रहे हैं अभी हमारे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सेरिब्रम पढ़ा था, फिर उसके बाद बेसल गैंग्लिया पढ़ा था, फिर बेसल गैंग्लिया के बाद धीरे धीरे हमने क्या पढ़ा था आगे की तरफ, कॉर्टेक्स, मिड ब्रेन, सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। न्यूक्लियाई किसे बोलते हैं, ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, CSF फ्लो कैसे होता है, वेंट्रिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट दी, किस किस के बारे में पढ़ा आज हमने, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस और मिड ब्रेन। क्लियर हो गया। तो अब हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, ये आपको यहाँ तक डायग्राम के थ्रू पूछ रहा हूँ आपको। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो यहाँ तक आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आते नहीं हैं या बहुत कम आते हैं, ठीक है। अब अगला वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा था वो कुछ इस तरीके के पार्ट थे, एक यहाँ पे भी था, इनके पीछे से एक पार्ट कुछ इस तरीके से होता है, जिसको तो हमने सेरिबेलम बोला था, ठीक है, और इसको हमने पॉन्स बोला था, और इसको हमने मेड्यूला ऑब्लंगेटा बोला था। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। तो हम धीरे धीरे वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, वैसे ही पढ़ रहे हैं, सिस्टम वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत टाइम लगा है इन सबको सिंक्रोनाइज़ करने में, प्लीज़ थोड़ा सा आप भी इनिशिएटिव लें। और अगला हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने मिड ब्रेन तक पढ़ लिया है, उसके बाद हमने पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करना है। तो हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर स्पाइनल कॉर्ड में हम जब स्पाइनल नर्व्स पढ़ेंगे तो वो PNS कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सिंक्रोनाइज आप नहीं कर पाते अपने लिए, तो जो इनिशिएटिव हमारा है उसको आप भी थोड़ा सा अपना भी इंटरेस्ट लें उसकी तरफ को, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।